अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, बायो केमिस्ट्री। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नेम है बायो केमिस्ट्री। आप बायो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट में इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है। इंट्रोडक्शन में क्या है, हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अच्छा, बायो मीन क्या होता है? बायो मीन होता है लाइफ। और केमिस्ट्री में क्या होता है, हम प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर को जो स्टडी करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल और फिज़िकल प्रोसेस जो कि लिविंग सिस्टम में हो रहे होते हैं उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। और आपके पास केमिकल सब्सटेंस कौन से होते हैं जो कि इन लिविंग सिस्टम में हो रहे होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और अगर प्रॉपर एक डेफिनेशन जो है आपकी बुक में इन्होंने बताई है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नाउन एज बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें कि हम केमिकल सब्सटेंस जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स है, वाइटामिन्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड, और उसमें प्रोसेस मतलब उसमें प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, तो अगर हम और वो ये हो किस में हो रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में, अगर हम इनको स्टडी करते हैं दिस इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, फर्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखी है, हम थोड़ा सा उसे भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फूड क्या है, हमारे जिसम में मेटाबॉलिक प्रोसेस में फूड जो है फ्यूल्स के तौर पे काम करती है। मतलब हमारे जिसम में मेटाबॉलिज्म जो होता है, मतलब एनर्जी को स्टोर करना, फिर उसको इमिट करना, तो ये सारा का सारा प्रोसेस दिस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये सारा फूड जो है इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लिविंग सिस्टम में क्या होता है कि कुछ जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उन्हें ब्रोक डाउन किया जाता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्मॉल पीसेस में हम तोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। और कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास सिंपल सब्सटेंस होते हैं, उनसे कम्प्लेक्स जो है कंपाउंड बनाए जाते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए, एनर्जी स्टोर करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी आ सकता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम केमिकल जो सब्सटेंस है हमारे जिस्म में या लिविंग सिस्टम में हो रहे होते हैं उन केमिकल सब्सटेंस की बात करेंगे। फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स नाम से ही पता चल रहा है, कार्बो मीन्स कार्बन, ठीक है। कार्बो मीन्स जिसमें कार्बन हो, हाइड्रेट्स मीन्स क्या होता है, वाटर, ठीक है। इसमें हाइड्रेट्स मीन्स क्या होता है, वाटर। अब ये नहीं है कि इसमें वाटर ही है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की सेम रेशो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी यही बताया है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और फूड में जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ये हमारी फूड का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और इसमें जनरली कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसा कि नाम से ही पता चला था कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, अगर हम इसका जनरल फार्मूले की बात करें तो CX और H2O, उसके बाद Y। अच्छा, इसमें ये जो वाटर जो इन्होंने लिया है ना, एक मतलब एक ब्रैकेट में लिया है, ये शो करता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम रेशो में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है एंड सेकेंड इज कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। और ये किसके साथ होते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप्स के साथ होते हैं, जो कि वाटर से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। एल्डोज, एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोन किस चीज़ से अटैच होते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप से अटैच होते हैं। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट जो है कीटोन जो एल्डिहाइडिक ग्रुप से अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड एल्डोज शुगर,
ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे फिर एल्डोज शुगर। और अगर कीटोन वाले ग्रुप से अटैच होगा दिस इज कॉल्ड कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप भी कह सकते हैं, एल्डोज एल्डोज भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड से अटैच होगा तो दिस इज कॉल्ड एल्डोज, एंड कीटोन से अटैच होगा दिस इज कॉल्ड कीटोज। ठीक है, इसमें ये है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर टेस्ट की बात की जाए तो हाइड्रेट्स का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। ठीक है, और इस वजह से इन्हें सेक्राइड्स भी कहा जाता है। सेक्राइड्स जो होता है ये है लैटिन से लिया गया है सेक्रम। सेक्रम का मतलब क्या होता है शुगर। शुगर क्या होती है, मीठी होती है। पास कार्बोहाइड्रेट्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की बुनियाद पे कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, मोनो मीन्स एक। अच्छा, ये क्या होती है मोनोसेक्राइड, आपके पास क्या होती है सिंपल शुगर होती हैं। और सेक्राइड का तो आपको पता है, सेक्राइड हम शुगर को कहते हैं। ठीक है, जो मोनोसेक्राइड होती हैं ये आपके पास सिंपल शुगर होती हैं। मोनोसेक्राइड को आप फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, मतलब अगर मोनोसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको कोई भी कंपाउंड ऑब्टेन नहीं होगा। अच्छा, मोनोसेक्राइड में कितने आपके पास कार्बन एटम्स हो सकते हैं, 3 से 10। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि मोनोसेक्राइड में हमारे पास 3 से 10 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, और कार्बन की बुनियाद पे इनको मोनोसेक्राइड को सब डिवाइडेड किया गया है। अगर कार्बन की तादाद मोनोसेक्राइड में 3 है तो दिस इज कॉल्ड ट्रायोस। अगर आपके पास 4 है तो टेट्रोस। ठीक है, जैसे 5 होगी तो पेंटोसिस, 6 होगी तो हेक्सोसिस। मतलब ये कि डिपेंड किस पे कर रहा है, कार्बन एटम्स पे। जितनी कार्बन की तादाद बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास इनके नाम क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ग्लूकोज बताया है, ग्लूकोज जिसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ये एल्डोज, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप से बनता है। ठीक है, और फ्रक्टोज की बात करें जिस इज हनी, ये किससे बनता है, कीटोज से बनता है। ठीक है, मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड हैं या एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कई एग्जाम्पल में भी आपको बताया है, मोनोसेक्राइड लिया है प्लस वाटर किया है। हाइड्रोलाइसिस की नो रिएक्शन, बिकॉज हमने यहाँ पे पढ़ा है कि मोनोसेक्राइड को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको कोई भी कंपाउंड या कोई भी आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो आपके पास ग्लूकोज होता है वो डिलीशियस फूड में प्रेजेंट होता है, मतलब मीठी चीज़ों में प्रेजेंट होता है। अगर ग्रेप्स की बात करें, ग्रेप्स में 20 से 30% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ये हनी, ठीक है, हनी में भी क्या होता है, पाया जाता है। और ये शुगर केन जो होता है उसमें भी सेलुलोज एंड स्टार्च के तौर पे मौजूद होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस किस में होती है, प्लांट्स में होती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, तो क्या होता है, प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, अगर ब्लड, हाँ, ह्यूमन ब्लड का नेसेसरी कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपके पास जो फ्रक्टोज और यहाँ पे ग्लूकोज है आपके पास, और ये फ्रक्टोज है। हमने अभी पढ़ा था कि जो मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज जो होता है वो एल्डोज से बनता है। और जो आपके पास फ्रक्टोज होता है वो कहाँ से बनता है, कीटोन ग्रुप से बनता है। और इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। एल्डिहाइड ग्रुप किससे अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है। हमें पता है अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो हमने उसमें कितने कार्बन होंगे, हमारे पास 6 कार्बन होंगे। तो हम पहले 6 कार्बन की एक चेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने 6 कार्बन की चेन बना ली। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप से अटैच होता है, तो यहाँ पे हमने एक एल्डिहाइडिक ग्रुप लगाया है। ठीक है, उसके बाद देखें, एक साइड पे हमने कार्बन के हाइड्रोजन अटैच किया है एंड सेकेंड साइड पे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया है।
फिर दूसरे वाले कार्बन पे इसके ऑपोजिट, ठीक है, इसके ऑपोजिट हमने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप लगाया है। उसके बाद देखें जो हमारे पास 1 2 3 4 फोर्थ वाली जो कार्बन है, एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच किया है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया है, और जो हमारे पास फिफ्थ वाली कार्बन है उस पर एक हमने हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे अटैच किया है और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया है, और लास्ट में आपने CH2OH लगाना है। ठीक है, ये एल्डोज, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप से बना है ग्लूकोज, तो ये हमारे पास क्या है, एल्डोज शुगर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्रक्टोज की देखें, हमने पढ़ा था कि जो फ्रक्टोज है वो कीटोन ग्रुप से बनता है, तो यहाँ पे हम सिंपल इसी तरह से 6 कार्बन की एक चेन बनाएंगे। 6 कार्बन बनाए हैं हमने। उसके बाद देखें यहाँ पे CH2OH हमने अटैच करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कीटोन ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे OH ग्रुप लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का ग्रुप लगेगा, यहाँ पे H ग्रुप, यहाँ पे OH, ठीक है, H और OH, और लास्ट में फिर CH2OH। तो ये हमने इस तरह से फ्रक्टोज और हमने ग्लूकोज बनाने हैं। ठीक है, ग्लूकोज हमारे पास एक एल्डोज शुगर होती है और हमारे फ्रक्टोज क्या होती है, कीटोज शुगर होती है। ये MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज व्हाट इज़ द ग्लूकोज, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोज शुगर है। ठीक है, ये और जो आपके पास मोनोसेक्राइड होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। सो अगर टेस्ट की बात की जाए, मोनोसेक्राइड का भी टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है, और ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, मतलब वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं ईजी से। अच्छा, जो इसकी सेकंड टाइप है, दिस इज ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। अच्छा, जब ओलिगोसेक्राइड की आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको 2 से 10 मोनोसेक्राइड के यूनिट मिलते हैं। ठीक है, 2 से 10 क्या होते हैं, जो हाइड्रोलाइसिस पे 10 आपको हाइड्रोलाइसिस पे मोनोसेक्राइड के यूनिट मिलते हैं। अगर आप ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं और आपको 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो दिस इज कॉल्ड डाइसेक्राइड। ठीक है, और अगर आपको इसी तरह से अगर आपको 3 यूनिट मिलते हैं तो दिस इज कॉल्ड ट्राइसेक्राइड। ठीक है, इसी तरह से इसे आगे हम क्या करेंगे, सोन ऐसे ही चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब ओलिगोसेक्राइड है प्लस वाटर है, हाइड्रोलाइसिस किया तो 2 से 10 आपको क्या मिलते हैं, मोनोसेक्राइड मिलते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में जो इसकी ओलिगोसेक्राइड की एग्जाम्पल है उसमें सेक्रोज की इन्होंने एग्जाम्पल ली है। सेक्रोज का फार्मूला हमारे पास क्या है, C12H22O11 प्लस वाटर, हाइड्रोलाइसिस की, और यहाँ से 2 यूनिट हमें क्या मिले हैं, मोनोसेक्राइड के। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड, तो ये हमारे पास क्या बने, डाइसेक्राइड बनते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 2 से 10 मोनोसेक्राइड होते हैं। अगर हमें 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो दिस इज कॉल्ड डाइसेक्राइड। अच्छा, जो ये ओलिगोसेक्राइड होते हैं ना, मोनोसेक्राइड से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ओलिगोसेक्राइड की उसमें आपके पास सेक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, इम्पोर्टेंट मेंबर हैं किसके, ओलिगोसेक्राइड के। और ओलिगोसेक्राइड भी क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड की तरह क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और ये भी स्वीट टेस्ट रखते हैं और सोल्यूबल होते हैं वाटर में। उसके बाद अगर हम लास्ट बात करते हैं, लास्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन में जो टाइप है वो है पॉलीसेक्राइड। पोली का नाम से ही पता चल रहा है, पोली का मतलब होता है मैनी। अच्छा, जब पॉलीसेक्राइड की आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये आपको 10 मोनोसेक्राइड, ठीक है, मोर देन 10, मतलब 10 3 4 5 6 एंड 10, मोर देन 10 से ज़्यादा आपको क्या देती है, मोनोसेक्राइड के यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं, जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और यहाँ पे एग्जांपल में देखें कि जो इन्होंने एक पॉलीसेक्राइड लिया है प्लस वाटर ऐड किया है, हाइड्रोलाइसिस हुई है और आपको मोर देन 10 मोनोसेक्राइड मिले हैं, मतलब 10 से ज़्यादा आपको यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड के मिलते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने सेलुलोज ली है, और स्टार्च भी कह सकते हैं, सेलुलोज या स्टार्च भी कह सकते हैं, जिसका फार्मूला है C6H10O5, और N इन्होंने लगाया है बिकॉज इन्होंने आप अनलिमिटेड तादाद में लेते हैं तो आप N का यूज़ करते हैं। प्लस वाटर किया है, जब हाइड्रोलाइसिस हुई तो आपको ग्लूकोज के N यूनिट मिले हैं, N मीन्स 10 से अबव यूनिट हमें इसमें मिलते हैं।
अच्छा, जो सेलुलोज और स्टार्च होती है ना, वो प्लांट की ओरिजिन होती है, और अगर हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ये एनिमल्स की ओरिजिन होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि सेलुलोज और स्टार्च प्लांट ओरिजिन है, और ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल ओरिजिन है, और ये क्या है, कॉमन पॉलीसेक्राइड हैं। अच्छा, सेलुलोज की हमने अभी अभी पढ़ा है कि प्लांट ओरिजिन है, तो इट्स मीन्स ये किस में पाया जाएगा, सेल वॉल में पाया जाएगा, मतलब प्लांट से, प्लांट्स की ओरिजिन है तो प्लांट्स में पाया जाएगा, जैसा कि वुड है, लाइनेन है, पेपर है, कॉटन है, ईटीसी। अच्छा, जो कॉटन जो होती है ना, उसमें 95% सेलुलोज होते हैं। ठीक है, और स्टार्च अक्सर इन सीरियल्स, और जो स्टार्च होती है काफ़ी सारे आपके पास जो अनाज होते हैं उसमें भी होती है, जैसा कि वीट है, राइस है, ब्रेली है, ईटीसी, और रूट्स ऑफ पोटाटोज़, और पोटाटोज़ की जो रूट्स होती हैं उनमें भी पाया जाता है। और आपको पता है कि ग्लाइकोजिन है, इन एनिमल स्टार्च है, एनिमल्स की ओरिजिन है, तो ये किस में पाई जाएगी, मसल्स में, लीवर ऑफ एनिमल्स में पाई जाती है। अच्छा, मोनोसेक्राइड का और ओलिगोसेक्राइड का हमने टेस्ट पढ़ा था कि ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड होते हैं ना, ये इमॉर्फस सॉलिड होते हैं, और ये क्या होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, और इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब पानी में सोल्यूबल नहीं होते। अच्छा, इमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की भी मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, तो आप 9th क्लास में हमने पढ़ा भी था इमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो आप वहाँ से भी डिटेल से देख सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री का, और हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम इसके सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।